अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। यकीनन हुकूमत को तकरीबन एक साल मुकम्मल होने को है और जहां एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसमें कुछ बेहतरी के आसार तो नमूदार हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अब आहिस्ता आहिस्ता अपोजिशन भी अब इकट्ठी होती नज़र आ रही है। यकीनन हुकूमत के लिए ये मुश्किल ज़रूर हो सकता है कि अगर कल की होने वाली मुमकिन बैठक जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थी, लेकिन उसमें JUIF और दीगर जमातों का जो किरदार रहा उससे बज़ाहिर ये लगता है कि अब हुकूमत के खिलाफ अलायंस बनने का माहौल पैदा हो रहा है। लेकिन अगर ये हतमी शक्ल इख्तियार कर लेता है तो यकीनन इस हुकूमत के लिए मुश्किल ज़रूर पैदा कर सकता है। लेकिन इससे कतई नज़र प्रोग्राम में इस पर तो बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, ये आज एक ऐसा दिन है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान की हर सियासी जमात बल्कि हर पाकिस्तानी मनाता भी है और इसका जो असल मकसद है उसकी रूह को समझता भी है। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर तफसीलन बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान यकीनन कश्मीर के हवाले से एक असूली मौक़िफ़ तो रखता है, लेकिन उसके बावजूद भारत की तरफ से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो दबाव बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर डाला जाता है, पाकिस्तान का मुकदमा आखिर कमज़ोर क्यों हो जाता है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इस पर तफसील बात करेंगे और बात करने के लिए मौजूद हैं साबिक वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर मुश्ताक मन्हाज साहब। मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मुश्ताक साहब, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी सर कि आज जो दिन और जिस मुनासबत से कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ तकरीबात भी हो रही हैं, लेकिन आपको लगता है सर कि जो मकसद असल पाकिस्तान का है वो मकसद तय करने में हम कामयाब होते नजर आते हैं, जी, खासतौर पर पता पाकिस्तान है से बाहर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर? असल में ये जितना भी ये खास करके आज का दिन के हवाले से बात करें 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से, हम्म। तो हमारा मैसेज असल में अपने लोगों के लिए है, इसके लिए, बल्कि हम ये मैसेज एक दिन और इसकी गर्ज़-ओ-ग़ायत भी यही है कि ये हमने कश्मीरी भाइयों के लिए, बहनों के लिए ये दिन रखा था यकजहती का, कि जो ये समझते थे कि जैसे पाकिस्तान के लिए यकीनन 1947 से लेके आज तक वहाँ पर एक बहुत बड़ी और लाजवाब जद्दोजहद हुई है, बल्कि जारी है अभी तक। तो हमने उनको एक पैगाम देना था। ये जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट थी उस वक़्त जमात इस्लामी, ये सारी पार्टीज़, ITI सबने मिलके ये कोशिश की थी कि ये पैगाम आगे तक जाए। तो इसका मकसद कतई शायद हम दुनिया को ये बताने के लिए नहीं है कि हम कश्मीरियों के साथ हैं, बल्कि ये कश्मीरियों को बताने के लिए, खास करके जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं स्ट्रगल के अंदर, उनको ये बताने के लिए है कि पाकिस्तान की जो कौम है वो आपके साथ है। और वक्त के साथ साथ यकीनन थोड़ा सा उसमें वो जो शिद्दत थी वो हमारी अपनाइयत की और इस दिन की गर्ज़-ओ-ग़ायत वो थोड़ी सी कम जरूर हुई है, लेकिन एक एक पैगाम तो ये जाता है ना जी मकबूजा जम्मू कश्मीर में, कि जब वहाँ इंडिया बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर वहां पर गया होगा, आजकल वहाँ रेल लेकर गया है, वहां पर उन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर रोजगार की जो है ना वो तैयारी कर रखी है। तो ऐसे में हम ये दिन मना के उनको ये पैगाम देते हैं कि हम आपको भूले नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमारी थोड़ी बहुत इसमें कामयाबी जरूर है। सही। अच्छा, लेकिन अब मुश्ताक साहब, जैसे आपने खुद भी ज़िक्र कर दिया कि इस वक्त भारत अरबों रुपए लगा रहा है मकबूजा कश्मीर में। सर 2019 में जब उसने हैयत तब्दील की थी आइनी तौर पर कश्मीर की, उसके बाद बड़ा रेजिस्टेंस सामने आया था, लेकिन उन्होंने सालों लगाए वहाँ पर अपनी नौआबादियाती जो स्कीम्स थी वो लेके आए, वहाँ पर हिंदू कम्युनिटी को उन्होंने आबाद किया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट वहाँ पर कर रहे हैं, आपके ख्याल में क्या इससे वो उस आवाज़ को दबा सकेंगे जो कश्मीरियों की है? क्योंकि असल मसला तो वहाँ पर आपको पता है ना इंटरनेट है, ना सहूलियात हैं। तो क्या आपको लगता है कि बेसिक रिसोर्सेज अगर फराहम कर दें तो क्या उनके मसले हल हो जाएंगे और वो उस माइंडसेट को कबूल कर लेंगे जो भारत का गासिबाना है? या इससे पहले भी उन्होंने मुस्तदिल बार जो है ना वो वहाँ पे उन्होंने ये यही तरीका, और इसके मुख्तलिफ जहतें हो सकती हैं, उन्होंने कोशिश की है कि अपने जो उनकी इकोनॉमिक पावर है उसको आपको वहाँ पर उसका एक करिश्मा बता के और उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करके वो कश्मीरियों के दिल जीते। इसमें मैं यकीन करें कि बिल्कुल फ्रैंकली मैं आपको बताऊं कि कामयाब तो ना भारत पहले हुआ ना अब हुआ, लेकिन थोड़ी सी मैं चूंकि इंडियन मीडिया को भी देखता हूँ और खास करके जो कश्मीर के अंदर जो लोग हैं उनकी भी मैं बातें, खास करके नौजवान हमारे, उन्होंने एक नई ये दो किस्म की पॉलिसी है। तो उन्होंने कश्मीरियों को ये बात बता दी है कि आप ये समझते हैं कि अगर आप कोई आपको कोई मुख्तारी देंगे या आप पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे या कोई चीजें आप भूल जाए, आप हम आपको स्टेट हुड, यानी उन्होंने इतनी छोटी सी लेके जब हम आजादी का मुतालबा कर रहे थे, तो अभी जो इलेक्शन हुआ है जो रिसेंटली 2024 में, वहां पर जो सबसे बड़ा जो यानी आप कहें मुद्दा था या सबसे बड़ा स्लोगन था कि हम
जो रियासती जो स्टेटस था हम वो वापस लाएंगे, स्टेटहुड वापस लाएंगे। अभी चूंकि यूनियन टेरिटरी है और उसने कश्मीर को तकसीम कर दिया है, एक लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है, कश्मीर की, जम्मू कश्मीर की है, तो हम तो अब वो जो जो रवायती जो नौजवान जिनके साथ भी थे हुर्रियत को छोड़ के, बाकी लोग तो ये कहते हैं वो उनका मुतालबा ही अब आजादी नहीं रह गया, बल्कि उनका मुतालबा पॉलिटिकली ये कहते हैं कि हमें हमारी रियासत बहाल करें। लेकिन ये एक आर्जी फेज है, और अभी चूंकि इंडिया एक इकोनॉमिक पावर तो है, और वो वहां पर आपको पता है कि अरबों रुपए के उन्होंने वहां मंसूबे शुरू किए हुए हैं, लेकिन वो समझते हैं कि शायद इससे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, खास करके फिर वो उन्होंने हिंदुओं को जम्मू में बसाना शुरू कर दिया है, जो 1947 से वहां पर लोग बैठे हुए थे, या इंडिया के मुख्तलिफ, इंडिया एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, वहां से जो लाखों लोग यहाँ पे जम्मू में और मुख्तलिफ जगहों पे था, तो उनको उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सिटीजनशिप भी दे दी है, कश्मीर के अंदर रजिस्टर्ड भी कर दिया है। और अभी हालिया जो इलेक्शन हुए उसमें हमने ये देखा कि 30 में से 29 सीटें बीजेपी को जम्मू से मिली। तो वो अपने मकसद में, खास करके ये हिंदुत्व की जो तहरीक है और मोदी जिसके सरप्रस्त हैं, उन्होंने जम्मू में ये थोड़ी सी उन्होंने कामयाबी हासिल की है। वो हमें भी समझ आती है कि जम्मू में वहां पर हिंदू अक्सरियत है, जिन इलाकों में वहां उनको वज़ीरा मिली है, लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में कश्मीर के जो रवायती पॉलिटिक्स करने वाले सियासी जमातें, उन्होंने भी, और जो कश्मीर का आम इंसान, उन्होंने भी बीजेपी को ठुकराया है। तो हम अगर इस बात को इस तरह से लें कि जरा पैसे से तो वो नहीं जीत सकते, पैसे बेशक पूरी जन्नत बना दे कश्मीर को, क्योंकि पहले से जन्नत अर्जी है, उसको मजीद अच्छा कर दे, लेकिन जब तक वहां लोगों को हुकूक नहीं देंगे, जब लोगों को बराबरी की सतह के ऊपर आप नहीं लाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कश्मीर के लोगों को मुतमईन कर सकेंगे। लेकिन जाहिर है पैसों की वजह से कुछ एक तबका जरूर पैदा हुआ है, जो कि जिसको आप कह सकते हैं अब वो मिडिल क्लास से वो एलीट क्लास की तरफ जा रहा है। तो जाहिर है वो लोग तो उनका जो मुफादा वो बस्ता होगी, तो शायद उनकी कुछ वो जो 4-5-10% सबका पैदा कर रहे हैं, और वो जो जिनकी दिल्ली में भी अपना शोरूम्स हैं, जहाँ जिनके जो है ना कलकत्ता के अंदर भी हैं, बॉम्बे के अंदर भी हैं, वो एक तबका शायद उनको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन कश्मीरियों की अक्सर मेरा नहीं ख्याल के इंडिया की तरफ जाएगी पैसे के जोर पर, या उनके जो माशी जो मंसूबे वहां पर लगा रहे हैं, तलमीराती जो मंसूबे हैं, उसकी बुनियाद पर वो कभी ना पहले कामयाब हुआ ना आइंदा होगा। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब जिस तरीके से मार्च 5 अगस्त 2019 को जो अमेंडमेंट की गई थी आईनी तौर पर, उसके ऊपर बड़ा रेजिस्टेंस पाकिस्तान की तरफ से भी सामने आया, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर हमने देखा है कि जितना भी पाकिस्तान अपना मुकदमा कश्मीर के हवाले से लड़े, लेकिन जो प्रोपेगेंडा या जो अस्र रसूख भारत का है उसको हैंडल करने की मरबूत पॉलिसी अभी तक पाकिस्तान में उस अंदाज से नज़र नहीं आती। आपको क्या लगता है कि उसमें कितनी बेहतरी की गुंजाइश है? आया लॉबिंग का अमल दखल है इसमें जो पाकिस्तान की कम है, या भारत का असर रसूख है? आखिर वजह क्या है कि हम सही हक पर होते हुए भी वो पॉइंट ऑफ व्यू अपना कन्वे नहीं कर पाते? सना, ये जो बात है ना कि वो कहते हैं हम यानी जुल्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मुफ़ाजा जाए। सही। हम अमेरिका के पास जाते हैं कि जी हमारी कुछ थोड़ी सी हमारी मुराद बहाल कर दें, तो आप जब मांगने की तरफ जाएंगे तो दूसरी तरफ आपका वो मुल्क खड़ा है जिसकी 1.5 अरब यानी जिसकी 1.5 अरब आबादी है, और वो उन्होंने अपनी वो लिबरलाइजेशन कर दी है, उन्हें इकोनॉमी को लिबरलाइज कर दिया है, और वो अब कंज्यूमर मार्केट है। दुनिया को नजर आ रहा है कि इंडिया के एक तो अपना उनकी आईटी की और उनकी जो मुस्लिम जो उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसने उनको इतना ह्यूज एक दुनिया का मरकज़े निगाह बना दिया कि उनकी तो झूठ भी उनको सच लगता है और हमारा सच भी झूठ लगता है। और जब आप मांगने वाली पॉलिसी के बाद आप कश्मीर की बात करेंगे, कोई आपको सीरियस नहीं लेगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके लिए कुछ अर्सा हमें कश्मीर को बैक बर्नर पे भी रख के ना, मसला कश्मीर को बिल्कुल रवायती तरीके से जब जिस तरह हम चला रहे, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया को अगर हम अपनी बात और कश्मीर के जस्ट काज को, कश्मीर के एक हकीकी हल की तरफ ले जाएं, कश्मीरियों की आज़ादी की बात करें, तो पाकिस्तान को फिर उसी वेपन से दुनिया को आगे से जवाब देना होगा, जो एक अच्छा माशी मॉडल हो पाकिस्तान, लोगों को पता चले कि ये देने मांगने वाले नहीं है, बल्कि ये दुनिया की जो मजबूरी जो तरक्की है उसमें कंट्रीब्यूट करने वाला मुल्क है। तभी हमें कोई जाके सीरियस लेगा। ऐसे में हम चाहकर जितने बड़ी सफारतकारी की मुहिम चलाएं, यूएन के मेंबर्स के सामने, न्यूयॉर्क के अंदर, यूरोप के अंदर, हमारा अपना डायस्पोरा जो है ना, मैक्सिमम पाकिस्तानी या कश्मीरी जो वहां पर वाबस्ता है बसते हैं,
कई सालों से, वो शायद हमारी बात तो सुन लें, जी। लेकिन दुनिया हमारी बात अभी तक फिलहाल नहीं सुन रही है। और क्योंकि हम उस जबान में बात ही नहीं कर रहे जो दुनिया समझ रही है। हम उर्दू बोल रहे हैं और दुनिया जो ना अंग्रेजी सुन रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, आखिर में बस ये फरमाइएगा सर कि आपके ख्याल में इस वक्त चलें जहां मकबूजा कश्मीर की बात की है, चलते चलते आज़ाद कश्मीर की जो सियासत है उसको आप कैसे देखते हैं? आप वज़ीर इत्तलात भी रहे उस सूबे में, आपको क्या लगता है उस इलाके में कि वहाँ पे भी कुछ सियासी जमातों के भी मसाइल रहे हैं, फिर हुकूमत की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उस तरह फोकस नहीं होता, तरजीहात नहीं होती, जब एहतजाज होते हैं तब उन मसाइल को लुक आफ्टर किया जाता है। कितना ज़रूरी है कि मेन स्ट्रीम धारे से उस एरिया को भी कनेक्ट किया जाए, उसको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया जाए, और कितना हद तक उनके इश्यूज एड्रेस हो पाते हैं? ना देखिए, यकजहती जो है ना, वो इस बात का कतई नाम नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन छुट्टी मना लें, हमारा प्राइम मिनिस्टर मुजफ्फराबाद चले जाएं, वहां पर वो असेंबली से खिताब करें, वहां कश्मीरियों को ललकारें, वहां इंडिया को, और वहां से वो फिर 2-3 वफूद से बात करके वापस आ जाएं, और हम झंडे लगा दें, अखबारात में इश्तिहार दे दें, टीवी पे मुख्तलिफ क्लिप्स ला लें, सोशल मीडिया के ऊपर हम बात कर लें, यौम यकजहती कश्मीर को जंजीर इंसानी बना लें। ये बिल्कुल कॉस्मेटिक की बातें हैं। ये मैं नहीं समझता कि इससे कोई बड़ा हल होना चाहिए। बड़ा हल तब होगा जिस तरह इंडिया झूठा या सच्चा आप समझे, उन्होंने वहां पर दिल्ली से कटरा तक, आप देखेंगे उन्होंने सुपर एक्सप्रेस वे जो है वो अब तकमील के आखिरी मरहले में है। इंडिया रेल लेकर आ गया है। वहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा जो है चिनाब रेलवे का ब्रिज जो है ना, दरियाई चिनाब पे वो बना के, अब वो जो एक पहाड़ी सिलसिला है बड़ा दुश्वार, उसमें से टनल लगा के वो वैली और जम्मू और रेस्ट ऑफ द इंडिया को कनेक्ट कर चुके हैं। उन्होंने श्रीनगर को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बड़ी हद तक 80% उसको यानी बड़ा प्रोजेक्ट मुकम्मल कर चुके हैं। अब आप श्रीनगर जाएं या उनकी वीडियोस देखें तो अब आपको लाल चौक, जहां पर कभी इंडिया अपना तिरंगा झंडा नहीं लहरा सकता था, वहां पर आपको इंडिया का झंडा मुसलसल लहराता हुआ नजर आएगा। तो उसके मुकाबले में हमें आजाद कश्मीर में आज भी आप पाकिस्तान से दाखिल हो, टूटी हुई सड़कें आपको मिलेगी, इंटरनेट की उधर फैसिलिटी नहीं है तो हमारे पास भी नहीं है। यहाँ पर कोई जो है ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, कोई बड़ा तालीमी अदारा नहीं है, कोई मेडिकल स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी इतनी रिकग्नाइज पाकिस्तान की सतह पर नहीं है। हमने कोई ये एजेके, मैं नहीं कहता कि इसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का या पाकिस्तान के लोगों का कोई फॉल्ट है। हमने आजाद कश्मीर के लोगों ने खुद भी कोई बहुत बड़ा कारनामा हमने सवाई है कि थोड़ी बहुत आजादी हासिल कर ली, या बहुत बड़ी बात है कि जो आप बिजली का इस वक्त जो यूनिट है वो आप 45 रुपए का आप खरीदते हैं, मैं यहाँ पे 5 रुपए का खरीदता हूँ। तो ये हमने जरूर हासिल कर लिया, आपसे बेहतर हुए हैं। बाकी हम हर लिहाज से पीछे हैं, पसमानदा है। तो हमें जब तक ये यहाँ पर आपको अगर तरक्की के मनाजर होंगे तो लोग मुआवजा करते हैं, दुनिया में भी मुआवजा होता है, वो इंडिया भी आपके मनाजर दिखाता है। हमारी छोटी सी क्लिप चलती है तो वो अपने टीवी पे कहते हैं कि ये आजाद कश्मीर का या पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर का ये हाल है। तो दूसरी तरफ वो फिर अपनी रेल दिखाना शुरू कर देते हैं कि देखें हमने तो यानी 33,000 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट दे दिया है। दूसरी तरफ आप पाकिस्तान अपने लोगों को क्या दे रहा है। तो हमें इस तरफ भी यानी बढ़ने की जरूरत है ताकि हम काउंटर कर सकते हैं। वहां की यूथ भी देखती है, यहाँ की यूथ भी देख रही है, ये सब चीजें उनके सामने भी है। तो हमें अब आइंदा मैं ये कहता हूँ कि आज तो हमारी तो वाबस्तगी पाकिस्तान के साथ है, लेकिन जो नई नस्ल होगी वो खाली यौम यकजहती कश्मीर से तो अपना गुजारा करने वाली नहीं है ना जी। उनको कोई अमली काम भी कोई दिखाने होंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी सोचे, आजाद कश्मीर की सियासी जमातों को। और आज भी एक ऐसी हुकूमत है वहां पर, मैं आपको सच्ची बात हूँ, जिसका कोई कोई पोलिटिकल उसका कोई ऑनरशिप ही नहीं है किसी जमात का। आप देखे ना, एक पॉलिटिकल एजेके के अंदर पॉलिटिकल जो आपको सियासी शऊर की बात करें ना, वो पाकिस्तान के तमाम इलाकों से आगे होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि एक ऐसा वजीर आजम है जिसका कोई दूसरा बंदा नहीं है, लेकिन उसकी हुकूमत में हम मुस्लिम लीग भी मिनिस्टर हैं, उसके पीस पार्टी के मिनिस्टर हैं, और उसकी अपनी कोई पार्टी नहीं है। तो अब एक पार्टी लेस और गैर जमाती किस्म की सियासत के अलमबरदार को वजीर आजम बनाकर यहाँ के आजाद कश्मीर की आवाम पर आप मुसलत करेंगे, तो मुझे ये बताएं कि ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड स्टेट है, इसके अंदर इस तरह की बातें मजाक लगती है। तो यानी ये अब जिन्होंने उसको बैठाया, ये सोचना चाहिए कि ये करके आप एक्शन कमेटियों को, आप खुद मुख्तार कश्मीर वालों को, आप उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी को जोड़ नहीं रहे। यहाँ पर सियासी लोगों
की हुकूमत होनी चाहिए, जिसका एक एक कारकुन आपको हर गांव के एक सड़क के अंदर भी वो अपने मुल्क की, अपने पाकिस्तान की वहां पर वकालत करे। आज कोई पॉलिसियों की वहां वकालत करने वाला कोई नहीं। हमसे पूछते हैं, हम मुस्लिम लीग है, वो कहते हैं जी वफाक में आपकी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में आपके मिनिस्टर गवर्नमेंट में, लेकिन ये जो है कि यहाँ पर काम जो है ना एक्शन कमेटी से अपोजिशन देखें, गवर्नमेंट अपनी जगह काम करती है, लेकिन अपोजिशन भी तो एक इंस्टीट्यूशन है ना, वो हमसे छीन लिया गया है। तो अपना अपोजिशन फिर हम खुद मुख्तार कश्मीर वाले कर रहे हैं, एक्शन कमेटियों वाले कर रहे हैं, और बाकी लोग कर रहे हैं। हम साइड पे बैठ के सिर्फ तालियां बजा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक मिन्हाज साहब मेरे साथ मौजूद थे, साबिक वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर। यकीनन मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी जो कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर भी रोशनी डाली, और आज़ाद कश्मीर पे भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो मसाइल जिनका हुकूमत सामना करती है वहाँ पर उसका भी उन्होंने अहाता किया। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम फिर पाकिस्तान का जो सियासी इस वक्त सिनेरियो है, इसमें अपोजिशन के बढ़ते हुए अलाइंस और मुमकिन तौर पर उस इत्तेहाद से पैदा होने वाली बेचैनी के ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हुकूमत अपने एक मौक़िफ़ पर कायम है, वहीं अपोजिशन को भी जाहिर सी बात है हरकत तो करनी है, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर बढ़ रही है अपोजिशन को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन अब ये भी एक बड़ा सवाल है कि अपोजिशन में मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं जिनकी मुख्तलिफ राय है, मुख्तलिफ सोच और नज़रियात हैं, और माजी में भी इनके दरमियान फासले रहे हैं। लेकिन क्या हुकूमत के हवाले से, जिसको फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जा रहा है, तकरीबन तमाम ही अपोजिशन की जमातें इस बात के ऊपर तो मुत्तफ़िक हैं, और जो इंतखाबात हुए 8 फरवरी के उनको भी मुनसिफाना करार नहीं देती हैं, इस बात के ऊपर भी मुत्तफ़िक हैं। तो अब देखना होगा कि जिन चंद नुकात के ऊपर तमाम की तमाम अपोजिशन मुत्तफ़िक हैं, और कल की जो अहम तरीन बैठक असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पर हुई थी, क्या उसमें JUI को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड रोल दिया जा सकता है? क्योंकि माजी में भी हमने देखा, कुछ माह पहले महमूद अचकज़ई साहब की क़यादत में एक अलाइंस बनाया गया था अपोजिशन का, लेकिन वो खातिर खा परफॉर्म नहीं कर सका था। उसमें जो भी वजूहात रही हों, लेकिन उससे सबक सीख कर अब इस नए अलाइंस में अगर JUI को भी शामिल कर लिया जाता है तो यकीनन हुकूमत के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि उनके माजी के दरीना इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर अपना वज़न अपोजिशन के पलड़े में डाल देते हैं तो यकीनन एक मुनज़्ज़म एहतजाजी तहरीक, एक मुनज़्ज़म एहतजाजी टोला, या आप ये कह सकते हैं कि एक मजबूत अपोजिशन हमें पार्लियामेंट और ऐवान से बाहर देखने को मिलेगी। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं की तर्जुमान है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के, जो कि महमूद अचकज़ई साहब की क़यादत में एक अलाइंस बनाया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं अख़ुंज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं। हुसैन साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि आप वैसे तो जो कुछ अर्से पहले एक अलाइंस बना था उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कल की जो एक इम्पॉर्टेंट सिटिंग थी उसमें आप भी शामिल थे। आपके ख्याल में इस मरतबा का जो अलाइंस अगर तो बनता है मुमकिन, तो वो पिछले अलाइंस से जो कि महमूद अचकज़ई साहब के अंडर था, कितना मुख्तलिफ हो सकता है? देखिए, अलाइंस तो वही एक है। अब ये है कि उसमें हम यही इम्कानात ढूंढ रहे हैं कि बाकी किन सियासी जमातों को जो सिर्फ इस एक नुक्ते के ऊपर कि आइन की बालादस्ती कैसे कायम की जाए। और जो कल की बैठक थी उसमें भी सारे जो पॉलिटिकल काबिरीन आए हुए थे, सबकी तशवीश यही थी। और मैं आपको उसका अगर पंच लाइन बताऊं कि सारे जो लीडर्स थे जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनका कंसर्न एक ही था कि इस वक्त पाकिस्तान एक सरजमीन बेआइन बन गया है, और जिस तरफ हालात जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो बलूचिस्तान के हालात है, उस पर बड़ी एक डिबेट हुई, और जो हमें मौलाना साहब ने और अचकज़ई साहब ने उसके ऊपर ब्रीफ किया, तो कोई ऐसी हालात है कि हमें अगर इसके ऊपर हम अगर एक कंसेंसस की, क्योंकि हुकूमत तो आपको पता है कि किन बुनियादों पे आई है, किस तरह आई है, किस तरह चल रही है, उससे तो हम ना कोई गिला कर सकते हैं और ना वो तो अवाम की तायद से एक महरूम हुकूमत है। लेकिन अपोजिशन की जमातों पे ये फ़र्ज होता है कि मुल्क इस वक्त बहरानों के वो बिल्कुल दलदल में फंस चुका है बुरी तरह, और ख़ान साहब की तरफ से भी यही कामात थे कि जो बदलते हुए जो हालात है, ख़ासकर बलूचिस्तान के बाकी, और उस सब पे डिबेट भी हुई। तो मैं समझ रहा हूँ कि अलाइंस वही होगा, उसमें मौलाना साहब की बाकी सियासी जमातों की वो एडिशन होगी, और हम मोर देन वेलकम करेंगे मौलाना फजलुर रहमान साहब को, और हमने ये अपने इंटेंशंस उसको खुलकर बताए भी है। और कल उन्होंने भी बड़ी, यानी जो उनकी गुफ्तगू थी वो भी बड़ी खुली डुली थी, और उन्होंने उस अपने पुराने साथियों को भी याद किया, उसमें तंज के निश्तर बे बरसाए कि मैं मरहूम
पीडीएम का सदर हूं और शायद खाकान साहब बैठे तो उनकी तरफ इशारा किया कि मरहूम पीडीएम के जनरल सेक्रेटरी है और अचकजई साहब की तरफ कहा कि ये हमारे पुराने साथी। तो बुनियादी तौर पर उनका भी मुद्दा यही था कि इस वक्त जब हम उनका ये मानना था कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अगर मुश्किल में आती है तो फिर जमहूरियत इनको याद आती अच्छा है। और हुसैन साहब, मुझे एक सवाल की इजाज़त दें। एक तो फरमाइएगा कि कल बड़ा क्लियर ये कहा गया है कि ये हुकूमत भी मुस्ताफ़ी हो और नए इंतखाबात का ऐलान हो। अच्छा, नए इंतखाबात की डिमांड तो मौलाना साहब पहले भी करते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन पीटीआई ने खुलकर तो नहीं कहा कभी भी कि नए इंतखाबात की तरफ जाएँ। वो ये ज़रूर कहते हैं ये जाली हुकूमत है, लेकिन आपका क्या ख्याल है कि जो JUIF का स्टांस है फिर उसको तमाम पार्टीज अडॉप्ट कर लेंगी, या आपको लगता है कि एक मुश्तरका नया कोई एजेंडा बनाया जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल में नए इंतखाबात का जो पहला मुतालबा है वो इमरान खान की तरफ से आया था और उस चीज़ को हमने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बताया भी था। चकज़ई साहब के आप इंटरव्यूज़ उठा के देख ले, हमारी जलसों में आप उनकी स्पीचेस देखे, बाकी पीटीआई की क़यादत की स्पीच। और कल इस नए इंतखाबात के मुद्दे पर सबका इत्तेफाक था, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान जिस दलदल में फंसा है उससे और वो इंतखाबात भी एक ऐसे गैर जानिबदार और मुनसिफाना इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन है ये तो सारी बर्बादी की जड़ भी है। इसके ऊपर भी शदीद तनकीद हुई है और फौरी इस इलेक्शन कमीशन और इस पे अभी तक अपोजिशन लीडर ने एक खत भी लिखा है वज़ीर आज़म को, अभी तक हमें उसका जवाब नहीं दिया गया है। मजीद हमें ये खदशा है कि ये फस्ताई हुकूमत उस इलेक्शन कमीशन को जो पाकिस्तान की सारी बर्बादियों की इस वक्त जड़ बनी है उसको मजीद एक्सटेंशन का सोच। अच्छा, मुझे ये फरमाइएगा कि अब एक बड़ा मसला तो देखिए ये भी होगा ना, जब मौलाना साहब को पीडीएम दी गई थी तो मौलाना साहब को डिसीजन मेकिंग भी दी गई थी। अब पहले तो ये कि क्या बज़ाहिर ऐसा कोई ऑप्शन है कि इसको हेड कौन करेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का इशारा यह है कि शायद मौलाना साहब को हेड करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन क्या पीटीआई पे वो जो डिसीजंस होंगे वो उनको कबूल करेगी या कोई कंसेंसस होगा? क्योंकि अचकज़ई साहब के टाइम पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई जिसमें लीडिंग पोजीशन में तो थे लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं हो सकी, तो इसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे आप देखिए, लोग? पहली बात तो ये ना, अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री उठा के देखें तो हम कभी इस तरह अलायंसेस में नहीं रहे हैं। नहीं रहे, हमारे लिए इंडिपेंडेंट पार्टी रहे हैं। बिल्कुल सोलो फ्लाइट की है हमने हमेशा। तो अब ये हम अब ज़ाहिर मसले मसाइल आते हैं, इतनी बड़ी पार्टी है, फिर और जमातों के साथ उसको जोड़ना, फिर एक मुश्तरका मैकेनिज्म के साथ चलना, तो उसमें इशूज आते रहते हैं, ये फितरी बात है। लेकिन यहाँ से बात आगे बढ़ चुकी है कि कौन इसका सरबराह होगा। मेरे ख्याल में कल जो मैंने सारे अकाबिरीन को सुना है वो इस चीज़ पे मुत्तफिक है कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, इस चीज़ पे इत्तेफाक है। और वो मौलाना साहब की तरफ से भी, उस चकज़ई साहब की तरफ से भी, शाहद खान अब्बासी साहब की, मुस्तफ़ा नवाज कोकर, पीटीआई, वहदतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, बाकी यानी जीडीए की जमातों से हमारा राब्ता है, सिंध के और जमातें हमारे साथ राब्ते में है, बलूचिस्तान की और जमातें हमारे साथ राब्ते में है। तो सबका कंसेंसस यही है कि इस वक्त हम अगर इकट्ठे ना हुए और हमने आईन का दिफा नहीं किया तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता एक ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रहा है। और हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान इतना कमजोर हो चुका है ऑलरेडी कि इसकी मजीद हादसे की इसको सकत भी नहीं है इसके नहीं, तो अंदर। फिर करेंगे क्या आप लोग? यानी रैली निकालेंगे, एहतजाज करेंगे, जलसे करेंगे, क्या हिकमत अमली होगी? मतलब देखिए, हुकूमत को अगर घर भेजना है तो कुछ एहतजाजी एक मोमेंटम तो बनाना पड़ेगा। उसके लिए कल हमने एक कमेटी वो की है, तश्कील दी है, उसके नाम सारी पार्टियों की मशावरत से हमें मिल जाएंगे एक दो दिन में, और वही कमेटी उसको शाहिद खाकान साहब खुद लीड करेंगे और वो उन कॉम्युनलिटीज़ को ड्राफ्ट करके हर एक पॉलिटिकल जमात से जो इस अलायंस का हिस्सा बनना चाहती है और जो उसको इस एजेंडे के ऊपर के सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर जो भी आएगा उसके साथ हम अपना वो करेंगे और उसके आगे फिर हम अपना मैकेनिज्म। बाकी तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से पूरे 8 फरवरी को हम पूरे पाकिस्तान में यौम सियाह मना रहे हैं। हर ज़िले के हेडक्वार्टर में एहतजाज होगा। मरकज़ी जलसा हमने सवाबी में रखा है जिससे सारे कायदीन खिताब भी करेंगे। तो हमारी तो ऑलरेडी मोबिलाइजेशन चल रही है। बाकी जितनी जमातें हैं उनके साथ अब हम ये तय करने हैं कि किन ट्यूआर्स के तहत आप हमारे साथ जुड़ेंगे। सही। अच्छा, मुझे लास्टली बताइएगा, आपने 8 फरवरी का खुद ही जिक्र कर दिया, तो अब 8 फरवरी को सिर्फ केपी के ही फोकस रहेगा, क्योंकि बाकी जगहों पर तो लग ही रहा है कि क्रैकडाउन होगा पीटीआई के ऊपर, पंजाब में, दीगर इलाकों में, तो कैसे मैनेज करेंगे? पहले ही आपका इतना बड़ा नंबर वर्कर्स का जो है वो जेलों में या मुकदमात में फंसा हुआ है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वर्कर फिर भी ताज़ा दम है और मैं समझता हूं कि यही वर्कर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरमाया है, जो बावजूद इस सारे 2 साल के जुल्म और जबर के बावजूद डट के खड़े हैं। और इस जो इंतज़ाज़म मैं देख रहा हूं मीटिंग्स की, मुझे आज जाती है, वो जो जोश और वलवला है उनका, तो एक तो ये है कि मरकज़ी जलसा हम सवाबी में करेंगे,
बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में हम इंशाल्लाह अपना वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। और 8 फरवरी को एक ऐसा दिन है जब हम समझते हैं कि पाकिस्तान की मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। पाकिस्तान की तारीख के सबसे सियाह तरीन इलेक्शन है, और इस तरह का इलेक्शन एक दफ़ा फिर पहले भी मुल्क में हुआ था, हमने मैंडेट को नहीं माना था, फिर पाकिस्तान के साथ क्या हुआ। आज हम ये जहती कश्मीर भी बना रहे हैं। हमें सोचना होगा कि जो पाकिस्तान के अंदर हुर्रियत की आवाज़ें हैं, हम उनके साथ किस तर्ज अमल के साथ पेश आ रहे हैं। अच्छा, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक बड़ा चैलेंज जो कि जुनैद अकबर साहब को दरपेश है वो ये है कि वो तो सीएम नहीं है सूबे के, तो सबका क्रिटिसिज्म एक ये था कि अगर सूबे में सूबाई हुकूमत की असिस्टेंस नहीं होगी तो कितना इम्पॉर्टेंट होगा जुनैद अकबर साहब के लिए कि वो वर्कर को घरों से निकाल के ला सकें, क्योंकि इससे पहले एक तनकीद ये होती थी गंडापुर साहब पे कि कई मरतबा वो कारकुनान के बीच से गायब हो जाते थे। तो इस मरतबा उन्होंने कहा कि मुझे सूबे से फंडिंग भी नहीं चाहिए। जुनैद अकबर साहब ने कहा कि हम खुद फंड रेजिंग करेंगे, खुद कारकुनों को लाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि उनको टफ टाइम देखना पड़ सकता है सूबे में अगर उनको सूबाई हुकूमत की हेल्प ना मिले? मेरे ख्याल में सूबाई हुकूमत का पहले भी कोई किरदार नहीं था हमारे उसमें। ये पीटीआई का ही एक पार्टी का वो कुव्वत है था। जो नहीं पार्टी की अपनी स्ट्रेंथ है। हाँ, वजीर अला साहब ने अपनी कैपेसिटी के अंदर, क्योंकि वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर भी थे और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई सदर भी थे, तो उन्होंने हमें उसमें हेल्प आउट किया अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, बहैसियत वो जो जितना भी कर सकते थे। लेकिन बाकी तो पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी थी। आज वही पार्टी इमरान खान साहब की डायरेक्शन के बाद जब उन्होंने अपनी टीम में चेंजेस लाए तो जुनैद अकबर के पीछे खड़ी है, और जो चारों रीजन्स है केपीके अब तक वो कवर कर चुका है। सब हर एक जो डिवीजन का हेडक्वार्टर है उसमें उनको प्रॉपर मोबिलाइजेशन भी हुई है, फाइनेंसिस की भी हमारे सारे इंतजामात सारे कुछ जो है वो अभी तक हो चुके। प्रैक्टिकली हमने जगह भी लोकेट की है उधर अंबार इंटरचेंज के साथ ही मेन मोटरवे के ऊपर। तो हमारी तैयारियां जोर शोर से जारी है, और जुनैद अकबर और अली अमीन खान गंडापुर की रात को इधर ही एक तवील नशिस्त हुई जिसको, और मेरे ख्याल में उनके बाद एक वीडियो पैगाम भी उन दोनों ने जारी किया है। तो मेरे ख्याल में थिंग्स आर वेरी नॉर्मल एट आवर एंड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। खुनजादा हुसैन यूसुफ मेरे साथ मौजूद थे, तर्जुमान भी हैं। जो नया अलायंस बन रहा है मुमकिन तौर पर उसके भी तर्जुमान होंगे, और जो महमूद तजज़ी साहब की क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से बनाया गया था एक अलायंस, उसकी भी तर्जुमानी करते हैं। पीटीआई के भी डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। यकीनन पीटीआई के लिए बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन अब देखना होगा कि 8 फरवरी को किस तरीके से यौम सियाह मनाया जाता है। एक मुख्तसर वक्फे के बाद हम बात करने जा रहे हैं सदर पाकिस्तान के दौरा चीन के हवाले से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि ज़ेर गुफ्तगू आएंगी, इसका अहाता करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि सियासी तौर पर इस वक्त की हुकूमत की तो कोशिश है कि सियासी जो अपोजिशन के लोग हैं, अपोजिशन की जमातें हैं, उनके हवाले से एकमत अमली हो, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन के अलाइंसेस भी बनते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आलमी मंजरनामे के ऊपर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं शायद उसी को मद्देनज़र रखा जाए। यह हमारी इक़्तिसादियात में कुछ बेहतरी के आसार पैदा करने के लिए सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की तरफ से चीन का दौरा शुरू किया गया है। इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा इसलिए भी करार दिया जा रहा है क्योंकि सदर पाकिस्तान की तरफ से बड़े सिलेक्टिव किस्म के विजिट्स किए जाते हैं, और इसमें ये दौरा इसलिए भी अहम है कि वहाँ पर वो चीनी सदर से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। उनके साथ लिमिटेड पैमाने पर सही लेकिन इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स और मिनिस्टर्स भी मौजूद हैं। यकीनन इस दौरे के अपने समरात हो सकते हैं, और सीपैक के हवाले से जो उम्मीदें की जा रही थी खासतौर पर SIFC के आने के बाद, तो लग ये रहा था कि बहुत सी चीज़ों के ऊपर काम होना है लेकिन उनकी वो रफ्तार नज़र नहीं आ रही है। इन तमाम चीज़ों का अहाता इस सेगमेंट में करेंगे, और ख़ास तौर पर आखिर में ये भी बात करना चाहेंगे कि अमरीकी सदर ट्रंप के आने के बाद जो उम्मीद की जा रही थी कि मुख्तलिफ ऐसे फैक्टर्स जिनके ऊपर उनके फ़ैसले ड्यू थे, ख़ास तौर पर गज़ा और फ़लस्तीन की जो सूरत हाल थी उस पर बड़े अनएक्सपेक्टेड किस्म के डिसीजंस आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने गज़ा के लोगों को या फ़लस्तीन के लोगों को थ्रेट किया है कि वो जगह खाली कर दें, उसके बाद उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। इन इंटरनेशनल स्टोरीज़ के ऊपर भी कॉमेंट लेंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ ना सिर्फ के बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं बल्कि सियासी इक़्तिसादियात के भी माहिर हैं। शकील रामेद साहब मौजूद हैं। शकील साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। सर, पहले तो ये जानना चाहूँगी कि सदर पाकिस्तान चीन का दौरा कर रहे हैं, आपके ख्याल में इसकी टाइमिंग किस हद तक इम्पॉर्टेंट है और असल मकसद क्या हो सकता है? बज़ाहिर तो ये बताया नहीं जा रहा है कि किस मकसद के तहत सदर पाकिस्तान गए हैं चीन। इसमें बड़े शुक्रिया जी। इस तरह इट इज़ ऑलवेज प्रिविलेज कि जब आप बुलाते हैं। तो देखिए, जो प्रेसिडेंट शी है, इनका दौरा है प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, ये 2-3 चीज़ों से नुक्ता नज़र से देखा जा सकता है। एक तो इस नुक्ता नज़र से देखा बायलैटरल रिलेशन कि जिसमें हम देखें पाकिस्तान बड़े क्रिटिकल चैलेंजेस का फेस कर रहा है इस वक्त।
एक तरफ देखें तो हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस है, फिर हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस है, फिर हमारे इधर क्लाइमेट चेंज को पाकिस्तान जो है कि बहुत ज़्यादा वनरेबल है। आपने देखा होगा हर दूसरे साल को फ्लड आ जाता है, और इस साल अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद ड्राउट हो, खुशकसाली हो। और ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी इशू है। अगर हम चाइनीज साइड को देखें तो चाइना इससे ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम अ मिडिल पावर टू ग्लोबल पावर, बल्कि ग्लोबल पावर बन चुका है, वो सुपर पावर की तरफ ट्रांजिशन उसकी जारी है, जिसमें उनके क्या कहते हैं मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस है, उनकी हाई क्वालिटी डेवलपमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, सेकंड सेंचुरी गोल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे उनको यूएसए की तरफ से और दूसरे प्लेस की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस है। ये है कंटेक्स्ट। इस कंटेक्स्ट में प्रेसिडेंट जरदारी साहब का वहाँ जाना बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि प्रेसिडेंट जरदारी साहब उनकी जो लीडरशिप है उससे बात कर रहे होंगे चाइना पाकिस्तान रिलेशनशिप ओवरऑल, कि जिसमें ग्लोबल और रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज भी आएंगे, ट्रेड वॉर भी आएगी, इस तरह के इश्यूज। अगर हम बायलैटरल लेवल पे देखें तो वहाँ पर जो कि स्पेसिफिक फोकस होगा, जिस तरह कल फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान ने भी एक स्टेटमेंट जारी की थी, वो होगा इस पे हमारा चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, यानी जिसको हम सीपैक कहते हैं, कि इसकी स्पीड को कैसे हम एनहेंस कर सकते हैं। फिर काउंटर टेररिज्म पे बात होगी, सिक्योरिटी इश्यूज पे बात होगी, और फ्यूचर कनेक्टिविटी पे बात होगी। यानी फ्यूचर कनेक्टिविटी की बात इस तरह है कि ग्वादर बन चुकी है, वहाँ पर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी इफ्तिताह हो चुका है, और ग्वादर पोर्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और बहुत से ममालिक हैं। चाइना इसके थ्रू ट्रेड करना चाहता है, क्योंकि जो शिंगयांग इनका नया फोकस है चाइना का, वहाँ से सबसे जो वायबल उनको लगती है पोर्ट, वो ग्वादर पोर्ट है, तो इसके थ्रू करना चाह रहा है। और शिंगयांग भी आप बता दूं उसमें कितना इन्वेस्ट कर रहा है चाइना, कि 2023 में चाइना ने सिर्फ 2023 में 70 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट किया है शिंगयांग में। आप अंदाजा करें कि उसके बाद वो कितना होगा। हमारी तो इतना, यानी कि टोटल जो कि हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की शायद इतनी ना हो, बल्कि नहीं फ्यू नहीं, बिलियंस आती एग्जैक्टली। हैं बाहर से। हम्म। और एक प्रोवेंस में उन्होंने किया, और उस पर उनका कितना फोकस है शिंगजियांग रीजन पे, तो यहाँ पे करना चाह रहा है। मगर जो सबसे अहम चीज़ें दो हो गई जो मैं जिसको भी देख रहा हूँ, आज प्रेसिडेंट शी को प्रेसिडेंट जरदारी की मीटिंग भी हुई है आज, उसका भी आउटकम का हम वेट कर रहे हैं। जो मेरा नुक्ता नज़र, दो चीज़ें बड़ी अहम हो गई। एक जो कि टॉप प्रायोरिटी है चाइना के लिए इस वक्त, वो है सिक्योरिटी, चाइनीज नेशनल की सिक्योरिटी और सीपैक इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी। क्योंकि हमने देखा है रिसेंटली कि सी पैक पे बहुत सारे यानी कि अटैक्स हुए हैं, फिर चाइनीज नेशनल को स्पेशली अटैक किया जाता है। अभी प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए हैं तो वहाँ कराची में जो दो दफ़ा चाइनीज नेशनल को यानी कि उनको मारा गया, तो उस पर बात लाजमी होगी। मगर यहाँ पर हमारे जो सिक्योरिटी पे हम बात करते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाते जो चाइना देता है। देखिए चाइना की कितनी इंपॉर्टेंस है, इसके लिए आपको दो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो जो नया विजन है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का सिक्योरिटी का चाइना का, उसके मुताबिक दुनिया में कहीं पर भी अगर हमारा कोई रैशनल या हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिट होगा, स्पेशली स्पेशली कोई चाइनीज नेशनल हिट होगा, उसको टारगेट किया जाएगा, तो चाइना फुल फोर्स के साथ उसका जवाब देगा। चाइना उसको इग्नोर नहीं करेगा। रीज़न क्या है? रीज़न यह है कि अब देखें चाइना ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट की है। अगर हम सिर्फ बेल्ट एंड रोड को देखें, इसके अंडर 152 ममालिक में चाइना ने इन्वेस्टमेंट की है। अगर चाइना किसी एक मुल्क में लीनियंसी दिखाता है, उसके चाहे कोई बात नहीं जी मेरा कुछ नेशनल मारा गया है जहाँ उसको हमले किए जा रहे हैं, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, नहीं, ऐसी नहीं। चाइना कहता है अगर मैंने एक मुल्क में लीनियंसी दिखाई, इसका मतलब मुझे तो 152 कंट्रीज में दिखानी पड़ेगी। इस तरह तो लाखों जो चाइनीज हैं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, और चाइना इस पे अफोर्ड नहीं करता। अच्छा शकील साहब, मुझे 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 एक सवाल की इजाज़त दें सर। ऐसा भी तो एक जो है प्लान इस वक्त ज़ेर बहस था कुछ अर्सा पहले भी, कि एक जॉइंट फोर्स बनाई जाएगी जिसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स और चाइनीज़ सिक्योरिटी फोर्स मिल के वहाँ डिप्लॉय होगी जहाँ पर चाइनीज़ काम कर रहे होते हैं। तो उस प्रोजेक्ट का भी कुछ पता नहीं चल सका। और फिर आपने जो कहा जिस तरह के चाइनीज़ के ऊपर जो अटैक्स किए जा रहे हैं, तो अब आपको भी अंदाज़ा होगा कि जो जनवरी का महीना था उसमें रिकॉर्ड दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, और बड़े सालों के बाद ये जो महीना था जनवरी का, ये बड़ा लीथल साबित हुआ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके ख्याल में ऐसा कोई प्लान भी डिस्कस हो सकता है कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए सिक्योरिटी परस्पेक्टिव में? बलूचिस्तान और केपी दोनों में ही ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये इस वक्त सबसे हॉट टॉपिक है दोनों ममालिक के दरमियान, डिस्कशन भी इस पे जारी है। मगर इससे पहले ना, जब मैं अपनी बात पहले कंप्लीट कर लूँ, दूसरा चाइना के लिए इसलिए उनके नेशनल की लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि चाइना पिछले 4-5 डेकेड से वन चाइल्ड पॉलिसी कर रहा है, एक बच्चे की पॉलिसी कर रहा था अडॉप्ट। और बहुत सारे केसेस में एक बंदा ही पूरी फैमिली है, क्योंकि बच्चा ही एक होता था। जब एक बच्चा हुआ टारगेट, इसका मतलब यह है कि पूरी फैमिली टारगेट हो गई।
तो चाइना बड़े मुश्किल हालात में होता है अपने लोगों को सेटिस्फाई करने में। तो इसलिए चाइना की बड़ी अहमियत है सिक्योरिटी की। हाँ, इसके लिए मैंने तो हमेशा ये पॉइंट किया है कि पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठे मिल के काम करना है। इसको कोई प्रोपोगंडा सुनने की जरूरत नहीं है जी को वो चाइना वाले आ गए, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठे करना है। इसकी रीजन है, इसकी रीजन ये भी है कि जो सी पैक के अपोनेंट्स हैं, जो चाइना पाकिस्तान के रिलेशनशिप के अपोनेंट्स हैं, वो बड़े बड़े ममालिक हैं। हम रीजन में देख लें, चाहे इंटरनेशनल देख लें, चाहे यूएस हो, यूरोपियन यूनियन हो, यानी कि रीजन में इंडिया हो, या दूसरे ममालिक काफी है, उसमें हमारे कोई दोस्त ममालिक भी हैं जो कि इसके अगेंस्ट हैं। उनके पास इतने फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, पाकिस्तान अकेला उनको डील नहीं कर सकता। पाकिस्तान को फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल सोर्सेज चाहिए, और इसके लिए हमें चाइना के, जाहिर बात चाइना साथ हमारा साथी है, तो हमें चाइना के साथ मिल के काम करना है। इसमें हम 2-3 लेवल पे काम कर सकते हैं। नंबर एक, हम एक ज्वाइंट यानी कि इंटेलिजेंस का नेटवर्क बनाएं। जब इंटेलिजेंस पाकिस्तान आर्मी और चाइना की जो आर्मी है, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो दोनों मिलके एक इंटेलिजेंस का नेटवर्क बनाएं। इससे एक और फायदा भी होगा कि इंटेलिजेंस का नेटवर्क बनता है, कि चाइना को भी नॉलेज होगा कौन कौन से ममालिक हैं। पाकिस्तान सिर्फ उनकी शिकायतें नहीं लगाता, वाकयातन वो किस हद तक पाकिस्तान में प्रॉब्लम करते हैं चाइनीज के लिए, और हमारे पास रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। और फिर बहुत सारे जो हमारे रीजनल दोस्त ममालिक हैं, जो या और दूसरे लोग हैं जो कर रहे हैं शरारतें, उनको समझाया गया चाइना तो अब बिल्कुल ग्राउंड में आ गया। अगर हमने अब हिट किया है तो चाइना हमारे खिलाफ भी रिटेलिएट करेगा। शायद हमारी उतनी नहीं है ग्लोबल लेवल पे जितनी चाइना की है। चाइना के एग्जैक्टली। जब रिटेलिएट किया तो वो ममालिक उसको सीरियस लेते हैं। मेरी तो इसमें बहुत स्ट्रांग राय और बड़ी देर से है कि पाकिस्तान और चाइना को इकट्ठे सिक्योरिटी के मैकेनिज्म बनाने चाहिए। फिर दूसरी चीज जो सबसे अहम है, एक तो इंटेलिजेंस है, फिर अब पाकिस्तानी पुलिस और चाइनीज पुलिस को डायरेक्ट अपने स्टैब्लिश करना चाहिए लिंकेजेस। थोड़ा सा चाइनीज इक्विप भी होना चाहिए। रामेश साहब सर माजरत चाहूंगी, वक्त थोड़ा सा कम है। मुझे अब लास्टली एक और टॉपिक पे भी ये तो समझ आ गया कि थोड़ा सा पाकिस्तान को भी इसमें दिल खोल के और जहन को अपने खोल के कॉपरेशन मांगना होगा, तभी चाइना सपोर्ट कर सकता है। सर आखिर में एक लास्ट मुझे आपसे क्वेश्चन करना है जो इंटरनेशनल, जी जी जी, हाँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अब अमेरिका से एक खबर आई थी, उस पर मुझे आपका कमेंट चाहिए था कि अमेरिकी सदर से एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि वो गज़ा के हवाले से कोई बेहतर हिकमत अमली तैयार करेंगे और अपने लोगों को या अमरीकियों को सुनाएंगे, लेकिन जो स्टेटमेंट उन्होंने इसराइली वज़ीर आज़म से मिलने के बाद दिया है कि गज़ा के ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं और गज़ा के लोगों को वहाँ से निकालना चाहते हैं, आपके ख्याल में ये जो स्टेटमेंट है इससे मुसलमानों की कितनी दिल आज़ारी हुई? क्योंकि मुसलमान वोटर ने बड़ा किरदार अदा किया है उनको जितवाने में भी, और ख़ास तौर पर जिस तरीके से उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर गौर होता रहा। तो आपके ख्याल में ये अज़ाइम तो बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आते हैं, इसका वेस्ट और ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर क्या असर पड़ेगा? इसको हम ना दो तरीके से इस चीज को भी देख सकते हैं। एक तो ये है कि अमेरिका जब इसराइल की बात आती है तो अमेरिका की इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं होती। अमेरिका उसी को टो करता है जो उसको इसराइल बताता है। जो जो बात करते हैं ना हम, इंडिपेंडेंट सिवरानिटी, ये वो, जब इसराइल की बात आती है तो चाइना वो सिर्फ उस पॉलिसी को टो करता है जो उनको बता दी जाती है इसराइल की तरफ से, आपने ये काम करना है। चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो अमेरिका हो। आप देख लें जितनी बड़ी जेनोसाइड की, किसी ने उसके खिलाफ को बात की, खिलाफ बात करना तो बड़ी दूर की बात है। क्या उन्होंने जेनोसाइड का लफ्ज भी यूज किया यूरोपीय ममालिक में या यूएसए में? तो बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि अमेरिका और यूरोप फ्री नहीं है, जो कि फ्री कंट्रीज की तरह बिहेव नहीं करते। जब इसराइल की बात आती है वो सिर्फ और सिर्फ जो उनको वहां से डिक्टेशन आती है इसराइल से, वो वही करते हैं। और जो दूसरी बात है जो कि अभी कुछ इस पे बात हो रही है, हो सकता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप का निशाना कोई और हो, स्टार्ट उन्होंने कहीं और से किया है। मे बी वो जानिए कि मिडिल ईस्ट में कुछ रीअरेंजमेंट चाह रहे हैं अरब ममालिक के साथ, उनको थ्रेटन किया कि अगर तुम मेरे साथ नहीं करते रीअरेंजमेंट्स, या अपनी जो इन्वेस्टमेंट आ रही चाइना से या दूसरे ब्लॉक्स में तुम जाने की कोशिश कर रहे हो, तो लो फिर मैं इधर आके डायरेक्ट तुम्हारे हब में बैठ जाऊंगा। फिर तो मैंने इसराइल को बिठाया हुआ था ना, अब मैं बैठा हुआ हूँ, करो मुझसे बात। तो हो जाता है कि वो इस थ्रेट को यूज ठीक। करते हुए कुछ से कंसेशन चाह रहे हो मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, बट दिस इज यानी कि अभी प्री मेच्योर है। मगर जो तीसरी बात आपने कही है, इसका दुख तो हुआ है, मगर स्पेशली उन लोगों को आप सोचना चाहिए कि जो ट्रंप के आने पे बहुत शादियाने बजा रहे थे, पता नहीं आएंगे तो दुनिया में पता नहीं क्या हो जाएगा, इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। भाई ये देखे, मेरा तो बड़ी एक सीधी सादी सोची समझी राय है, ट्रंप उनकी इस्टेब्लिशमेंट की एक दूसरा रुख है। अगर आप ठीक। कहेंगे वहां ट्रंप चली गई वहां से इस्टेब्लिशमेंट, यू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, ये उन्होंने बस पैंतरा बदला है।
बहुत बहुत शुक्रिया माहिर इक़्तिसादियात शकील रामी हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन चीन का ये दौरा सदर पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो चीन के मंसूबे हैं उस हवाले से जो फॉलो अप्स हैं, और ख़ास तौर पर सी पैक को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो पाकिस्तान को जिन मसाइल का सामना करना पड़ा है वो दौरा उनका अहाता भी करेगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।